दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। दोस्तों अगर आप भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आपने भी कभी सोचा है कि मैं भी एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो दोस्तों उस फंड के बारे में आपको कुछ नॉलेज या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाइब्रिड फंड होते क्या हैं और किस तरह से आपका पैसा किन किन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। दोस्तों अगर आप भी SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों इस फंड के बारे में आपको कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, जैसे आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा किन कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको किस तरह के चार्जेस पे करने पड़ते हैं, या अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या आपको इस फंड में कोई किसी तरह का टैक्स देना पड़ता है, या क्यों आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों ये सभी जानकारी वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। चलिए सबसे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड क्या है। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हर म्यूचुअल फंड में दो तरह के प्लान होते हैं, एक रेगुलर प्लान, एक डायरेक्ट प्लान। आज हमें इस फंड के डायरेक्ट प्लान के बारे में ही बात कर रहे हैं। दोस्तों ये एक ओपन एंडेड इक्विटी कैटेगरी का एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड का मतलब होता है अगर आप डेट और इक्विटीज दोनों में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों उसको हाइब्रिड कॉम्बिनेशन बोला जाता है। ये हाइब्रिड कॉम्बिनेशन एक फंड है जहां पे आपका पैसा इक्विटीज और डेट में दोनों में ही इन्वेस्ट किया जाता है। आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा 70 से 80% पैसा आपका इक्विटीज में इन्वेस्ट होता है इस फंड के थ्रू, और 20 से 25% पैसा आपका डेट में इन्वेस्ट होता है इस फंड के थ्रू। यह फंड 1 जनवरी 2013 को SBI म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किया गया था। ये सिर्फ हम डायरेक्ट प्लान के बारे में ही बात कर रहे हैं, रेगुलर प्लान के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दोस्तों इस फंड में अपने को दो फंड मैनेजर मिलते हैं, एक R श्रीनिवासन जो कि इस फंड के साथ 1 जनवरी 2013 से ही रेगुलर अब तक काम कर रहे हैं। दूसरा है दिनेश आहूजा जो कि इस फंड के साथ 1 जनवरी 2013 से जब से यह फंड शुरू हुआ तब से लेके ही अब तक काम कर रहे हैं। मिस्टर R श्रीनिवासन ने MCOM और MFM किया हुआ है। एजुकेशन में हम देखें तो उन्होंने MCOM और MFM किया हुआ है। अगर हम दिनेश आहूजा जी की बात करें तो उन्होंने BCOM किया हुआ है और MMS किया हुआ है। अगर हम इनकी एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो मिस्टर R श्रीनिवासन ने इस फंड को ज्वाइन करने से पहले प्रिंसिपल AMC के साथ काम किया है, मोतीलाल ओसवाल के साथ काम किया है और करीबन इनको 29 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है इस इंडस्ट्री में। और अगर हम मिस्टर आहूजा जी की बात करें तो उन्होंने इस फंड को ज्वाइन करने से पहले L&T इन्वेस्टमेंट, रिलायंस AMC, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ भी मिस्टर आहूजा जी ने काम किया है। दोस्तों हमको फंड मैनेजर के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपने बिहाफ पे फंड मैनेजर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर फंड मैनेजर को एक्सपीरियंस नहीं होगा या नॉलेज नहीं होगी तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपने को नुकसान हो सकता है अपने म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों इसीलिए अपने को फंड मैनेजर के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर हम इसके AUM के बारे में बात करें, AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि इस फंड के पास अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा चुका है। तो दोस्तों इस फंड में इन्वेस्टर्स द्वारा अब तक 34,352 करोड़ रुपीस अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा इस फंड में निवेश किए जा चुके हैं। ये दोस्तों फिगर है एज ऑन 30 नवंबर 2020। अब तक इस फंड के पास 34,352 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट किए जा चुके हैं इसके अदर इन्वेस्टर्स द्वारा। अगर हम इसके एसेट एलोकेशन या पोर्टफोलियो के बारे में बात करें, एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा किन किन सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज्यादातर मतलब 70% आपका पैसा इक्विटीज में इन्वेस्ट होता है। उनके कंपोनेंट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं, लेकिन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे उनके कंपोनेंट दिख भी रहे होंगे। जैसे सबसे ज्यादा आपका पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट होता है, दूसरा है आपका पैसा एनर्जी सेक्टर में आपका इन्वेस्ट होता है, तीसरा है टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, फोर्थ हेल्थ केयर में आपका पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होता है, हेल्थ केयर सेक्टर, और फिफ्थ है दोस्तों कंस्ट्रक्शन, और अगला है सर्विसेज। आपके पैसे इन सेक्टर में ज्यादातर इक्विटीज से इनमें इन्वेस्ट होता है, और कुछ परसेंट आपका हिस्सा डेट में इन्वेस्ट होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में इस फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों अगर हम इसके पोर्टफोलियो मतलब पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन का ही दूसरा पार्ट या इसी को ही हम बोल देते हैं
पोर्टफोलियो या एसेट एलोकेशन एक ही चीज होती है। पोर्टफोलियो में हम अगर इसके कंपनीज देखें, कितनी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, तो दोस्तों इस फंड के पोर्टफोलियो में आपको 94 स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम एग्जांपल से समझे, जो मैंने आपको सेक्टर बताया है उन सभी सेक्टर की अगर हम एक एक कंपनी का एग्जांपल लें, तो दोस्तों पहली कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर से हम लें तो दोस्तों HDFC बैंक। दूसरा है अगर हम हेल्थ केयर से ले तो दोस्तों डेविस लेबोरेटरीज। तीसरा सेक्टर है टेक्नोलॉजी से अगर हम एक कंपनी ले तो इन्फोसिस या TCS मान सकते हैं। फोर्थ है आपका एनर्जी, अगर हम एनर्जी से ले रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। फिफ्थ है सर्विसेज, अगर हम सर्विसेज से ले एवेन्यू सुपरमार्ट या उसको आप डी मार्ट के नाम से भी जानते हो। अगर हम इसके सिक्स्थ सेक्टर से बात करें तो कंस्ट्रक्शन से आपका पैसा इन्वेस्ट होता है श्री सीमेंट लिमिटेड। ये कुछ कंपनीज का एग्जांपल मैंने आपको दिया, लेकिन इस फंड के पोर्टफोलियो में आपको 94 स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इस फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड में आप दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला SIP, दूसरा लमसम। SIP का मतलब होता है कि आपके द्वारा हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, हर महीने किस्त के रूप में या EMI के रूप में। लमसम का मतलब होता है अगर आपके पास कुछ इकट्ठा पैसा पड़ा हुआ है और आप उस इकट्ठे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको लमसम अमाउंट बोला जाता है। अगर आप इस फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम आप मंथली 100 रुपीज हर महीने अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस फंड में। अगर आप लमसम के साथ इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम वन टाइम पेमेंट आप 1000 रुपीज करके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर हम इस फंड के चार्जेस के बारे में बात करें, इस फंड में अपने को 3 तरह के चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। पहला एक्सपेंस रेशियो चार्जेस, दूसरा एग्जिट लोड चार्जेस, तीसरा स्टैंप ड्यूटी चार्जेस। एक्सपेंस रेशियो चार्जेस आपको तब देना पड़ता है, एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है आपके फंड को मैनेज करने के लिए जो चार्जेस आपको पे करना पड़ता है उसको एक्सपेंस रेशियो चार्जेस बोला जाता है। इस फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो चार्जेस 0.99% देना पड़ता है। एग्जिट लोड का मतलब होता है जब आप अपना पैसा रिडीम करते हैं या निकालते हैं तो उसको एग्जिट लोड चार्जेस बोला जाता है। अगर आप इस फंड से पैसा 1 साल से पहले रिडीम करते हो या निकालते हो तो आपको 1% एज ए एग्जिट लोड चार्जेस देना पड़ेगा। तीसरा है स्टैंप ड्यूटी चार्जेस। स्टैंप ड्यूटी चार्जेस 1 जुलाई 2020 से नया चार्जेस हर म्यूचुअल फंड में इंक्लूड हुआ था जो पहले नहीं देना पड़ता था। अगर आप इसमें स्टैंप ड्यूटी चार्जेस देखें तो 0.005% आपको स्टैंप ड्यूटी चार्जेस देना पड़ता है। अगर हम इसके टैक्स इंप्लीकेशन के बारे में बात करें, इस फंड में आपको 2 तरह के टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं। पहला STCG, दूसरा LTCG। STCG का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, LTCG का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको तब देना पड़ता है अगर आप इस फंड से पैसा 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपको इस सिचुएशन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इस फंड से पैसा 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका फ्लैट 15% चार्ज किया जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका 10% फ्लैट चार्ज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए का रिबेट मिल जाता है। अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ऊपर गेन किया है अपने इन्वेस्टमेंट पे तो ही आपको ये टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, अदरवाइज नहीं करने पड़ते। अगर हम इस फंड के रिटर्न के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में 11.50% का रिटर्न दिया है। अगर हम इस फंड के 3 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 8.80% का रिटर्न दिया है। अगर हम इस फंड के 5 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो इस फंड ने करीबन 11% का ही रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न को देखें, एवरेज रिटर्न को देखें, जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेके अब तक इस फंड के रिटर्न के बारे में अगर बात करते हैं तो 14% का रिटर्न एवरेज हर साल इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अगर हम इस फंड के प्रोज और कॉन्स को देखें, प्रोज और कॉन्स का मतलब होता है फायदा और नुकसान। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहला फायदा नजर आता है, मेरा जो ओपिनियन है, पहला फायदा है इस फंड में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज कर सकते हैं। दूसरा फायदा है आपको एक मिक्सचर मिल जाता है। अगर आप डेट और इक्विटीज दोनों में ही इन्वेस्ट करना चाहते थे या चाहते हैं तो यहां पे आपको दोनों का मिक्सचर मिल जाता है। आपका पैसा इस फंड के थ्रू डेट और इक्विटीज दोनों में ही इन्वेस्ट होता है। डेट सेगमेंट आपको एक स्टडी मतलब एक
सेफ्टी देता है कि आपका ज़्यादा लॉस ना हो, ये आपको स्टेबिलिटी देता है। आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में, अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप किस लिए इन्वेस्ट करते हैं कि आपको एक स्टेबल रिटर्न मिल सके, ज़्यादा रिस्क ना हो। तो इस फंड में भी आपको एक डेट सेगमेंट मिलता है जहां पे आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है। दूसरा सेगमेंट इक्विटीज। इक्विटीज का मतलब होता है कि आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, तो यहां पे थोड़ा बहुत रिस्क तो आपको हो जाता है, लेकिन आपको ये वेल्थ क्रिएशन में काफी हेल्प करता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लंबे समय के लिए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इक्विटीज ही आपको ज्यादा रिटर्न कमा के देता है, लेकिन यहाँ पे मार्केट के फ्लक्चुएशन के कारण आपके इन्वेस्टमेंट पे भी असर पड़ता है। इसलिए दोस्तों अपने को बहुत सारी चीजें पहले पता होनी चाहिए कि इक्विटीज क्या होता है, डेट क्या होता है। तो इक्विटीज स्टॉक्स होता है, तो यहाँ पे आपको वेल्थ क्रिएशन का एक पोर्शन मिल जाता है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कंपनियों के शेयर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल ब्रोकिंग का फ्री डीमैट अकाउंट लिंक डाल दिया, जहां पे आप जाके अपना अकाउंट ओपन करके फ्री अकाउंट ओपनिंग होती है एंजल ब्रोकिंग के साथ। किसी भी तरह का आपको कोई अकाउंट ओपनिंग का चार्जेस एंजल ब्रोकिंग को नहीं देना पड़ता। अगर आप स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको किसी भी तरह का इक्विटीज डिलीवरी में आपको किसी तरह का कोई चार्जेस एंजल ब्रोकिंग के द्वारा नहीं लगाया जाता, और ना ही अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो भी आपको मिनिमम ब्रोकरेज चार्ज करता है एंजल ब्रोकिंग फ्लैट 20 रुपीज। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री डीमैट अकाउंट लिंक डाला हुआ है, जाइए अपना अकाउंट खोलिए और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। अगर हम इसके कॉन्स के बारे में बात करें, कॉन्स का मतलब होता है नुकसान। इस फंड का पहला नुकसान है इसका AUM। इस फंड में आपको AUM बहुत ही ज्यादा दिखता है कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका AUM 34,352 करोड़ रुपीस पहले ही इतना ज्यादा एक्सीड हो चुका है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को रिटर्न गेन करने में थोड़ा बहुत रिटर्न कम मिलता है, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टर हो गए हैं तो रिटर्न डिवाइड हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे अगर किसी भी फंड में आपको AUM ज्यादा हो जाता है तो आपके रिटर्न पे उतना ही फर्क पड़ता है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टर बहुत ज्यादा होते हैं जहां पे रिटर्न डिवाइड हो जाता है बहुत ज्यादा जगह पे, इसलिए आपका रिटर्न कम हो जाता है। दूसरा नुकसान है इसका एक्सपेंस रेशियो चार्जेस। इस फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो चार्जेस भी ज्यादा देना पड़ता है। अगर हम इसके AUM के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं, मतलब इसका AUM तो काफी ज्यादा पहले ही है, लेकिन इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक्सपेंस रेशियो चार्जेस भी ज्यादा देना पड़ रहा है, जो कोई सेंस नहीं बनता। पहले ही इस फंड में इतना ज्यादा इन्वेस्ट हो चुका है पैसा, लेकिन एक्सपेंस रेशियो चार्जेस जब बढ़ता है, जब किसी फंड का AUM कम होता है, कंपनी को भी पैसा कमाना होता है। यहाँ पे ये एक्सपेंस रेशियो चार्जेस कंपनी के पैसा कमाने का ही एक जरिया होता है। एक्सपेंस रेशियो चार्जेस इस फंड में आपको 0.99%, जो कि बहुत ज्यादा मेरे को नजर आता है। हो सके ये किसी और को लगे या ना लगे, लेकिन 0.99% भी काफी ज्यादा है इसके AUM के साथ अगर हम इसका कॉम्बिनेशन करके देखें, क्योंकि AUM अगर ज्यादा हो तो एक्सपेंस रेशियो चार्जेस कम हो जाना चाहिए, लेकिन इस फंड में फिर भी बहुत ही ज्यादा है। अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि कंपनी ने फंड को क्यों शुरू किया है या क्यों लॉन्च किया है। तो इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन दे सकूं, उनके इन्वेस्टमेंट पर डेट और इक्विटीज दोनों ही सेगमेंट में इन्वेस्ट करके। दोस्तों ये हो गई हमारे इस फंड के बारे में पूरी की पूरी बातें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के काम आ सकती है तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेशनल और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और अगर आप मुझसे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक भी डाल दिया है, चाहे तो जाके आप इनको फॉलो या ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।